जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं। और देखिए कि इडुटेरिया का ये पांचवा फुल लेंथ टेस्ट है, तो इसे देखा जाएगा। तो चलिए देखा जाए। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है और पहला क्वेश्चन में ही मिलान करने वाला दिया गया है। तो देखिएगा कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ये प्राचीन रचनाएं और रचनाकार के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसमें पहला में दिया गया है रामचरित। रामचरित किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये संध्याकर नंदी के द्वारा लिखा गया है। तो एक का आपका 4 हो जाएगा। तो ये कट गया, ये कट गया और ये भी कट गया। बी में लिखा गया है कथा सरित सागर। कथा सरित सागर ये सोमदेव की कृति है। तो ये आपका बी का 3 हो जाएगा। और उसके बाद देखिएगा भोज प्रबंधन। भोज प्रबंधन ये वल्लाह देव के द्वारा लिखा गया है। तो ये आपका सी का 2 हो जाएगा। और गढ़वाहो ये आपका काकपति के द्वारा लिखा गया है। तो डी का 1 हो जाएगा। मिलान करेंगे लोग तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है कथन ए को कथन 2 से, अच्छा इधर कथन और कारण वाला दिया गया है। तो कथन में देखिएगा हड़प्पा सभ्यता की विशाल इमारतें एक उन्नत राजगिरी का स्पष्ट आपका वर्णन मिलता है या प्रमाण मिलता है। ये आपका एकदम सही है। और देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यताओं के लोगों को लोहे का ज्ञात था। देखिए कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञात नहीं था। लोहे का ज्ञात आपका होता है कब? 1000 ईसा पूर्व वैदिक काल के आसपास में होता है। तो ये तो आपका 5000 ईसा पूर्व की बात है। तो उस समय लोहे का मतलब काल नहीं था। लोहा स्पष्ट रूप से नहीं मिलता है, लेकिन तांबा मिलता है। तो ये आप याद रखेगा। इसे ताम्रकालीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो लोहा नहीं मिलता है, तांबा मिलता है। तो देखिए कि पहला सही है, दूसरा का गलत है। तो ए आपका सही है, आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है धान, गेहूं, मसूर आदि अनाजों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। ये आपका सही है। गुप्त ब्राह्मण नामक वैदिक ग्रंथ में कृषि के चारों क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई और मराई इसके बारे में उल्लेख मिलता है। ये आपका गलत हो जाएगा। गुप्त ब्राह्मण में नहीं मिलता है। सर्वप्रथम मुंडक उपनिषद में चारों आश्रम का वर्णन मिलता है। तो ये देखिए कि मुंडक उपनिषद में भी चारों का वर्णन नहीं मिलता है। तो ये आप याद रखेगा। अच्छा एक चीज बताइए, 4 आश्रम का मतलब क्या होगा? तो देखिए कि जीवन को 100 सालों में बांटा गया है और जिसमें 4 खंड किया गया है 1/4 यानी कि 25-25 वर्ष का। पहला 25 वर्ष जो है ये ब्रह्मचर्य माना गया है। यानी कि इसमें किसी भी व्यक्ति को, और ये वैदिक काल का बात हो रहा है तो पुरुष स्त्री दोनों के लिए लागू होगा, 25 वर्षों तक ब्रह्मचर्य रहना है और ज्ञान की प्राप्ति करना है। इसके बाद देखिए कि 26 से लेके 50 वर्षों के बीच में, यानी फिर से जो 25 वर्ष है इसके बीच में ये आपका पारिवारिक ये दिया गया है, यानी कि गृहस्थनी जीवन जीना है। तो गृहस्थ जीवन के बारे में इसमें बताया गया है। और उसके बाद देखिएगा कि आपका 51 से 75 के बीच में वानप्रस्थ जीवन के बारे में बताया गया है। और जो 76 से 100 के बीच में ये सन्यासी जीवन के बारे में बताया गया है। तो ये 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे मुंडक उपनिषद नहीं होगा, यहाँ पे होगा जाबोल उपनिषद। तो ये आप याद रखेगा। कहीं कहीं पे जो वाला वो उपनिषद देता है, तो ये आप याद रखेगा। तो ये तीसरा का भी गलत हो जाएगा। चौथा में देखिएगा कि सतपथ ब्राह्मण, ये पहला सही था। सतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ से विदेह माधव की कथा का वर्णन मिलता है। ये आपका सही है। तो 1 और 4 सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है मौर्य सम्राट अशोक का कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? तो देखिए कि कलिंग तो आपका उड़ीसा में है। तो ये आप याद रखेगा। और ये लड़ा कब गया गया था? तो 261 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और देखिए कि अशोक कलिंग युद्ध के बाद ही कलिंग में बहुत ज़्यादा नरसंहार होता है और इसके बाद ये देख के इसका मन विचलित हो जाता है। उसके बाद ये युद्ध नीति छोड़ देता है। युद्ध नीति छोड़ के धर्म नीति अपना लेता है। तो ये आप याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस युद्ध के बाद अशोक धर्म नीति अपनाता है? तो कलिंग युद्ध के बाद। 13 इसका शिलालेख प्रमुख है और उसमें से एक आपका कलिंग युद्ध के बारे में भी बताया गया है। तो ये आप याद रखेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और अशोक का देखिए कि महल आपका कुम्हारा में मिला गया है। तो कुम्हारा कहाँ पे है? कुम्हारा आपका पटना में है। तो ये आप याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
इसमें पूछा जा रहा है कि मौर्य प्रशासन के अंतर्गत स्थानीय एक महत्वपूर्ण प्रशासक इकाई होता था, उसके नियंत्रण में सामान्य कितने ग्रामों का समूह होता था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 800 ग्रामों का एक समूह होता था, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। थोड़ा सा मौर्य प्रशासन के बारे में अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्र में मौर्य प्रशासन को 7 भागों में बांटा गया है, या वर्णों को भी 7 भागों में बांटा गया है। अब यहाँ पे ये समझना है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो आपके विष्णुगुप्त कहिए या चाणक्य कहिए, चाणक्य। एक और किताब है आपका जिसका नाम है, देखिए कि विशाख दत्त के द्वारा एक किताब मिलता है आपका कौन सा, तो मुद्रा राक्षस। अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि इस किताब में भी मौर्य साम्राज्य के बारे में उल्लेख मिलता है, तो ये सभी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस कुषाण शासक के सिक्कों पर शिव, स्कंद, विष्णु जैसे हिंदू देवताओं की आकृतियां मुद्रित मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर भूविष्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास द्वारा रचित नहीं है। तो इसमें से चुनना है कि कौन सा कालिदास के द्वारा रचित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवी चंद्रगुप्तन हो जाएगा। तो ये देखिएगा कि देवी चंद्रगुप्तन इनके द्वारा लिखा नहीं है, बाकी ये तीनों इनके द्वारा लिखा गया है। देखिए कि देवी चंद्रगुप्तन के लेखक कौन है, तो विशाख दत्त हैं, तो ये याद रखिएगा। बाकी विक्रमोर्वशीय, मेघदूत और रघुवंश सम, ये आपका तीनों का तीनों कालिदास की रचना है, तो ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में एकमात्र शक्तिशाली पल्लव राज्य का संस्थापक कौन था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी विष्णु था, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। पल्लव राज्य के संस्थापक सी विष्णु। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह औरंगजेब के दरबार में उपस्थित होने वाले ट्रेडिंग इन द ईस्ट कंपनी का दूत कौन था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विलियम नॉर्सिस हो जाएगा, तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और थोड़ा सा औरंगजेब के बारे में देखा जाए तो देखिए कि औरंगजेब को मंदिर के विध्वंसक के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, पूरे मुगल काल में सबसे ज़्यादा हिंदू सैनिक इसी के समय में था लोग। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछता है बार बार, तो ये आप याद रखेगा। औरंगजेब के द्वारा बीबी का मकबरा भी बनवाया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। और देखिए कि जो दिल्ली में लाल किला है उसमें शीश महल का निर्माण किसने करवाया था, तो औरंगजेब के द्वारा ही करवाया गया था, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित मध्यकालीन घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले देखिएगा कि आपका कौन सा आ जाएगा, पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को बंबई में दहेज के रूप में दिया, ये आपका कब हो जाएगा, तो ये 1661। और देखिए कि फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ये आपका 1664 में होता है। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होता है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी इसकी स्थापना 1602 ईस्वी में होता है। और जॉब चर्नोक का कलकत्ता की स्थापना ये आपका 1690 में होता है। तो अब तो अभी सजा लीजिएगा, सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आपका सी आ जाएगा। तो देखिए कि यहाँ पे है सी के बाद आपका कौन सा आ जाएगा, तो ए आ जाएगा। ये आपका पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को बम्बई दहेज में दिया था, और कितना में दिया था, 10 पाउंड में, तो ये याद रखेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संप्रदाय हैं और सूची उसके संस्थापक हैं, तो सूची को मिलान करना है। तो चलिए मिलान किया जाए। 11 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा कि श्री संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो रामानुजाचार्य हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ए का 1 हो जाएगा। स्मृति संप्रदाय ये शंकराचार्य हो जाएंगे, ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य हो जाएंगे, और सनक संप्रदाय के निम्बाकाचार्य हो जाएंगे। तो सभी के सामने ही है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मध्यकालीन ग्रंथ रेहला के रचनाकार कौन है। तो रेहला के रचनाकार का अगर बात किया जाए तो इब्न बतूता था, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था, तो मोरक्को का निवासी था, मोरक्को, तो ये मोरक्को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कथन और कारण वाला दिया गया है। कथन में दिया गया है,
मुगल बादशाह अकबर ने तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर को समाप्त कर दिया था। तो तीर्थ यात्रा कर तो आपको समझ में आ रहा होगा, जजिया कर का मतलब क्या हो जाएगा, तो जो गैर मुस्लिम समुदाय था लोग जैसे हिंदू, तो इन पे अलग से कर लगाया जाता था, तो उसे जजिया कर बोला जाता था। देखिए कि बाबर के द्वारा शुरू किया गया था और उसके बाद अकबर के द्वारा इसे हटा दिया जाता है। लेकिन फिर से आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि पुनः जजिया कर लगाने वाला मुगल बादशाह कौन था, तो याद रखेगा कि आपका औरंगजेब था। तो औरंगजेब याद रखेगा, ठीक है। तो पहला तो सही है, दूसरा का देखिए, अकबर की राजपूत नीति दमन और समझौते पे आधारित थी, एकदम सही है। तो दोनों देखिएगा कि आपका दोनों का दोनों सही है और ये एक्सप्लेन भी सही से कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। सही से क्यों कर रहा है, तो देखिए कि राजपूत हिंदू था लोग और इन्हीं के दोस्ती के कारण ये जजिया कर हटता है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत होइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पे कीजिए। तो उचित शब्द के आधार पे करना है। पहला में दिया गया है हजरत सितुन स्तंभ का निर्माण डैश के द्वारा और डैश के द्वारा करवाया गया था। तो देखिए कि हजार सितुन हजार सितुन का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था और ये दिल्ली में करवाया गया था, तो ये याद रखेगा। तो हजार सितुन किसके द्वारा कराया गया था, यानी हजार स्तंभ वाला एक आपका स्ट्रक्चर था, तो वो आपका अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा और ये दिल्ली में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है सन 1738-39 में मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान नादिर शाह का भारत पर प्रसिद्ध आक्रमण हुआ था। नादिर शाह किस देश का निवासी था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्सिया का ये निवासी था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल नेशनल कॉलेज के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करना है और गलत कथन का इसमें चुनाव करना है। तो पहला में दिया गया है बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना रचनात्मक विदेशी कार्यक्रम के हिस्से के रूप में की गई थी और अरविंद घोष इसके प्रिंसिपल थे। तो ये आपका देखिएगा, ये आपका सही है। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 ईस्वी में किया जाता है और इसके प्रिंसिपल अरविंद घोष को बनाया जाता है। दूसरका में दिया गया है कि बोस आइंस्टीन सांख्यिकी से जुड़े भौतिक विज्ञान सत्येंद्रनाथ बोस ने बंगाल नेशनल कॉलेज में संगठित से जुड़ी अहम भूमिका निभाई थी। ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपके इनसे नहीं जुड़े हुए थे। हालांकि बोस कंडक्ट ये इनके नाम पे ही रखा गया है, तो पहला सही है, दूसरा का गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा क्योंकि गलत पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में 1919 में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। उन्होंने अपना पत्र किसे संबोधित किया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड को किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। थोड़ा सा रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में देखा जाए तो देखिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर को 1904 ईस्वी में शांति का नोबेल प्राइज मिला था। तो ये आप याद रखेगा, नोबेल प्राइज कब मिला था, तो 1904 में। और किस कृति के लिए मिला था, तो गीतांजलि के लिए, गीतांजलि, ये याद रखेगा। और साथ में याद रखेगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे व्यक्ति हुए जो दो देशों के राष्ट्रीय गान लिखे हैं। एक तो आप जानते हैं भारत के जन गण मन है, जन गण मन, और दूसरा का राष्ट्रीय गान अमर बांग्ला भालो अच्छे, ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। तो ये भी याद रखेगा। ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन से व्यक्ति हैं जो दो देशों के राष्ट्रीय गान लिखे हैं, तो एक बांग्लादेश का, एक भारत का। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित समाचार पत्रों पत्रिकाओं का उनके सही संपादक से मिलान करना है। सूची 1 सूची 2 दिया गया है। तो अल हिलाल तो आप जानते ही हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ये निकाला गया पत्रिका था। और मौलाना अबुल आज़ाद से क्या क्वेश्चन पूछता है, तो एक तो ये हिंदू मुस्लिम के समर्थक है और पाकिस्तान के निर्माण के ये खिलाफ थे। दूसरा का पूछता है कि कांग्रेस के सबसे नवयुवक अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो ये आपके अध्यक्ष बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। दूसरा का क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस के सबसे ज़्यादा अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे, तो देखिए कि 1940 से आपका 45 तक ये लगातार 5 सालों तक थे, तो ये सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष थे। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। दूसरा का ऑप्शन देखिए युगांतर, युगांतर ये आपका हो जाएगा बरिंद कुमार घोष के द्वारा। बॉम्बे समाचार ये हो जाएगा फर्दू निजिज मर्जाबान, तो ये आपका 3 का 1 हो जाएगा। दिन बंधु देखिएगा कि कृष्ण राव पांडुरंग भालेकर के द्वारा ये निकाला गया था।
तो मिलान करेंगे एक का सी, तो ये कट गया, और बी का डी, तो ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। बेसिन की संधि 1802, जिसने मराठा मामलों पर अंग्रेजों को काफी प्रभाव दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उनके बीच हस्ताक्षरित हुई थी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। ऑल इंडिया किसान सभा के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और इसमें आपका सही उत्तर का चुनाव करना है। तो पहला में दिया गया है, इसकी स्थापना 1936 में पहले देशव्यापी किसान संगठन के रूप में हुआ था, एकदम सही है। इसने जमींदारी प्रथा को खत्म करने की मांग की, ये भी सही है। तो दोनों का दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिएगा कि ये आपका कब हुआ था, तो 1936 में हुआ था। ये आप जरूर याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। चलिए अगला क्वेश्चन 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से स्थान और ब्रिटिश राज में शामिल करने वाले गवर्नर जनरल के संबंध में सही सुमेलित है। तो इसमें सही सुमेलित याद करना है। तो देखिएगा पहला में दिया गया है अवध, तो ये तो अवध आपका देखिएगा कि लॉर्ड डलहौजी, एकदम सही हो जाएगा। और कब किया गया था? तो 1856 में। इसके बाद दिया गया है सिंध, सिंध का विलय ये लॉर्ड एलनबरो के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1800 आपका 43 में किया गया था। और मैसूर, मैसूर कब किया गया था? तो ये आपका देखिएगा 1799 में किया गया था और लॉर्ड वेलेजेरी के द्वारा ही किया गया था। तो ये याद रखिएगा। पंजाब का विलय आपका 1849 में होता है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो ये सभी आपका थोड़ा सा याद रखेगा। तो देखिए कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कथन एक और इसका कारक दिया गया होगा, कारक यहाँ पे दिया गया है। तो कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है ये बताना है। पहला में दिया गया है, पूना पैक्ट 1932 के अंतर्गत दलित वर्गों को प्रांतीय विधानमंडलों में सांप्रदायिक अधिनियम के तहत दी गई सीटों की तुलना में अधिक आरक्षित सीटें प्राप्त हुई, एकदम सही है। गांधी जी ने कम्युनल अवार्ड के तहत दबे कुचले वर्गों के लिए अलग वोटिंग के प्रावधान का समर्थन किया और इसे लागू करवाने के लिए उपवास भी किए, ये भी आपका सही है। यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि जो बी आर अम्बेडकर थे, बी आर अम्बेडकर, तो उनके द्वारा ये माना जा रहा था कि अगर ये साथ में जो सभी समुदाय रहेगा तो जो निचले वर्ग के हैं वो हमेशा नीचे ही रहेंगे, क्योंकि ऊपर वाला वर्ग निकलने ही नहीं देगा। लेकिन गांधी जी का मानना था कि अगर एक बार अलग हो गया तो फिर कभी भी भारत में वो नहीं मिल पाएगा, और एक अलग फिर से, जैसे एक तो पाकिस्तान देश पहले से ही मांग हो रहा था, टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाएगा। तो गांधी जी का अलग थॉट था और इनके बीच अलग थॉट था। गांधी जी उपवास बैठ जाते हैं, पूना का जो जेल रहता है उसमें। उसके बाद अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में एक पैक्ट होता है जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, यानी समझौता होता है दोनों के बीच में। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो देखिए कि अच्छा एक चीज़, एक मिनट, गांधी जी ने कम्युनल अवार्ड के तहत दबे कुचले वर्गों के लिए अलग वोटिंग, ये आपका गलत हो जाएगा। अलग वोटिंग मांग नहीं कर रहे थे, तो इसके लिए सॉरी, थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो गया था। तो ये आपका देखिए कि ए सही है, आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है, सरोजनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? ये देखिए सरोजनी नायडू नहीं थी, एनी बेसेंट थी। तो ये याद रखेगा, एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट के द्वारा पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता कराया गया था 1925 में कानपुर में। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि पहली बार भारतीय महिला कौन थी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी? तो सरोजनी नायडू थी। और कहाँ पे बनी थी? तो ये 1917 में बनी थी। उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था, ए हो हुम के द्वारा मतलब ये हुआ था। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। तो ये याद रखेगा, गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। और साथ में याद रखेगा इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपके ये बनर्जी थे। तो ये याद रखेगा, बनर्जी। और इसकी बैठक कहाँ हुआ था? तो आपका
एक संस्कृत कॉलेज था जो कि महाराष्ट्र में था, तो ये याद रखेगा। तो इतना पॉइंट याद रखेगा। अब दूसरा का ऑप्शन देखिए, अरुणा आसिफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया था। एकदम सही है। तो पहला गलत है और दूसरा का सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1906 के एशियाई पंजीकरण अधिनियम यानी ब्लैक एक्ट के खिलाफ था, जिसके तहत सभी भारतीयों को पंजीकृत कराना और पहचान पत्र साथ रखना जरूरी था। तो ये आपका सही हो जाएगा। और देखिए कि ये गए कब थे यहाँ से, तो 1994 में गए थे। एक गुजरात के व्यापारी थे अब्दुल्ला नाम के, इनके केस लड़ने के लिए ये गए थे, तो ये याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन 1946 और उसके बाद घटनाओं से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और इसमें गलत कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है, मुस्लिम लीग ने शुरू में जून 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान को स्वीकार कर लिया था, लेकिन बाद में अपनी सहमति वापस ले ली क्योंकि ग्रुपिंग कॉलेज यानी सामूहिक प्रावधान की कांग्रेस की व्याख्या लिंक की व्याख्या से अलग थी। ये आपका सही है। कांग्रेस द्वारा अनिवार्य समूहीकरण को अस्वीकार करना मुख्य कारण था। कैबिनेट मिशन प्लान अंततः एक संयुक्त स्वतंत्र भारत बनाने में विफल रहा। ये भी आपका सही है। तो दोनों सही है। तो देखिए कि इसमें आपका गलत बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन में दिया गया है 1813 के बाद सस्ते ब्रिटिश मशीनों से बने सूती सामानों से मिली प्रतिस्पर्धा के कारण भारत का पारंपरिक सूती वस्त्र उद्योग विशेष रूप से ढाका मलमल नष्ट हो गया। ये आपका एकदम सही है। 1800 कारक में दिया गया 1813 के चार्टर अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, जिससे भारत के लिए ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार का मार्ग खुल गया और भारत में ब्रिटिश वस्त्रों के बड़े पैमाने पर आयात की अनुमति मिल गई। ये भी सही है। तो इसका कारण सही से ये डिस्क्राइब भी करा है। यहाँ से एक दो और क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। देखिए कि भारत में पहली बार 1813 के अधिनियम में ये बताया गया कि शिक्षा पे 1 लाख खर्च किया जाएगा। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछता है। और दूसरा का ये प्रावधान किया गया कि ईसाई मशीनरी को जो था लोग ईसाई धर्म के प्रचार के लिए स्वतंत्र दे दिया गया भारत में। तो ये दोनों पॉइंट याद रखेगा। इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा। ए आर का सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली सूती मिल कपड़ा 1854 में मुंबई में स्थापित की गई थी। इसके स्थापना किसने की थी? तो इसका संस्थापक हैं आपके कावजी नाना भाई डाबर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और सही की गलत उत्तर चुनना है। ये देख लीजिए, गलत उत्तर चुनना है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। पहला में दिया गया है, नागपुर कांग्रेस अधिवेशन 1920 ने औपचारिक रूप से असहयोग प्रस्ताव को अपनाया और सदस्य शुल्क 4 आने तय करके कांग्रेस को एक जन संगठन में बदल दिया है। ये आपका एकदम सही है। दूसरा का देखिएगा, चौरा चौरी घटना जहां प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस चौकी में आग लगा दी और 22 कांस्टेबल की मौत हो गई, वह आज के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। ये भी आपका सही है। और देखिए कि चौरा चौरी घटना के बाद ही असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका देखिएगा कि डी सही हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछ रहा है, इसमें कोई गलत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित संवैधानिक प्रशासनिक उपलब्धियों का मिलान उस वायसराय से कीजिए जिसके कार्यकाल में ये विघटित हुआ है। तो इसका अगर देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा? तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल ये किसके काल में दिया गया था? तो लॉर्ड मिंटो के काल में। केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत कब हुआ था? तो ये लॉर्ड लिनथेंगो के काल में। भारत में सिविल सेवा के जनक कौन है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। तो ये आपका इस 3 के 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि बी आर अम्बेडकर के महार सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव करना है। तो इसमें देखिएगा कि दिया गया है, पहला महार सम्मेलन चौदार तालाब सत्याग्रह पर केंद्रित था। एकदम सही है। चौदार देखिए कि ये जो तालाब था, इसमें
जो नीचे कास्ट के जाति थे उनके द्वारा अगर पानी पीने का मनाही था और यहाँ पे विवाद भी हो गया था। अंबेडकर ने दूसरे महासम्मेलन मनुस्मृति को जलाया था। ये भी आपका सही है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 मूल रूप से लाहौर में जाट पात तुरक मंडल सम्मेलन के लिए अध्यक्षीय भाषा के तौर पे तैयार किया गया था। ये भी सही है। 1, 2 और 3 तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नौ फाइबर नौ फाइबर यानी तंत्रिका तंतु से होकर गुजरने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल का नाम क्या है? तो इस सिग्नल का नाम अगर देखा जाए तो इस सिग्नल का नाम है एक्शन पोटेंशियल। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। देखिए कि नर्व फाइबर यानी तंत्रिका तंतु का आपका उपयोग अब बढ़ते जा रहा है और नेटवर्क क्षमता बढ़ाने में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। तो 31 का बी सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए कि निम्नलिखित में से कितने सुमेलित नहीं है, इसमें कितने सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो पहला में दिया गया है, देखिए कि इसमें पेप्सिन दिया गया है। तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को आमाशय में यानी पेट में जाके उसको तोड़ता है ताकि पचने में आसान हो। तो ये आपका गलत हो जाएगा, छोटी आंट दिया है। ट्रिप्सिन का क्या काम होता है कि ये भी प्रोटीन को तोड़ता है, लेकिन ये आमाशय में पेट में जाने से पहले उसके बाद जो छोटी आंत रहता है ताकि उसमें से जो भी रस निकले तो उसको ये अच्छी तरीक़ा से डिवाइड कर सके। तो ये भी आपका गलत है। ये आपका स्ट्रिप्सिन, ये आपका पायरिसीकृत वसा छोटी आंत में, ये आपका सही हो जाएगा। टाइलिन देखिए है कि सेलुलोज मुख से, ये आपका मुख में तो बनता है लेकिन सेलुलोज का नहीं होता है, माल्टोज को तोड़ता है। तो ये भी आपका गलत है। तो देखिए कि आपका 3 गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल 3। अगला क्वेश्चन है, फिल्ट्रेशन के ठीक बाद नेफ्रॉन का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पानी, ग्लूकोज और पोषण तत्वों को फिर से सोखता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रोक्सिम कन्वोल्यूट ट्यूब। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, अंतस्रावी ग्रंथियां उनके सामान्य असामान्य स्राव या परिणाम स्वरूप होने वाली विकारों के साथ मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। तो थायराइड ग्रंथि दिया गया है, तो ये तो आप जानते ही होंगे थायराइड ग्रंथि किसके लिए जाना जाता है? तो ग्रेस रोग हो जाएगा इसके कमी के कारण। तो ये आपका 3 हो जाएगा। एंड्रेनल कॉर्टेक्स ये आपका एडिशन रोग हो जाएगा, तो बी का 1 हो जाएगा। अग्नाशय देखिएगा कि अग्नाशय ये आपका डायबिटीज हो जाता है, इसमें आपका इंसुलिन का निर्माण नहीं होता है। पीयूष ग्रंथि इसे डायबिटीज इंसिपिड्स के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपका 2 हो जाएगा। तो मिलान कीजिएगा, 1 का 3, 1 का 3, तो ये दोनों तो कट गया। बी का 1 हो जाएगा और सी का डी हो जाएगा, तो ये कट गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है, जब 2 पूरी तरीक़ा से अलग-अलग जानवर एक ही तरह के माहौल में रहने के कारण एक जैसी खूबियाँ अपना लेते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे बोला जाता है कंजर्वेशन इवोल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। थोड़ा-सा इसके बारे में हम समझाते हैं। जैसे कि देखिए भालू जो है, तो शुरुआत में भालू तो जंगल में ही पाया जाता होगा, लेकिन इवोल्यूशन के कारण ही देखिए कि एक आपका बर्फीला भालू है, तो किसी कारण से वो बर्फ में गया होगा और वहाँ के मौसम में, वहाँ के ऋतु में रहने का वो आदी हो गया होगा। तो धीरे-धीरे उसका जो जेनेटिक्स ये है वो भी बदलते गया। तो इसी को बोला जाता है कंजर्वेशन इवोल्यूशन, और वहाँ पे देखिए जो जानवर है उनके साथ ये आसानी से रहता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 के बाद 36 नंबर, कृत्रिम मिठास का उनके परिभाषित विशेषता अनुप्रयोगों के साथ मिलान करना है। तो चलिए मिलान कीजिए। इसमें दिया गया है, पहला में देखिएगा कि आपका एस्पार्टेम दिया गया है। ये आपका खाना पकाने के तापमान पर अस्थिर सख्ती से ठंडे खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ के लिए, तो ये आपका ए का 3 हो जाएगा। तो ये दोनों तो ऐसे ही कट गया। इसके बाद देखिएगा कि आपका सुक्रालोज खाना पकाने के तापमान पे स्थिर है, और सैकरिन देखिएगा कि ये आपका हो जाएगा पूरी तरीके से निष्क्रिय और बिना किसी बदलाव के मूत्र में उत्सर्जन होता है। एलिटेम ये आपका हो जाएगा उच्च शक्ति वाले मिठास, जहां भोजन की मिठास को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होता है। ये आपका डी हो जाएगा, डी का 4th हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है।
अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व की कमी और उससे संबंधित बीमारी का युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखिएगा कि आपका पहला में दिया गया है विटामिन बी1 के कमी से बेरी रोग होता है, एकदम सही है। विटामिन बी3 के कमी से पेलिग्रा रोग होता है, ये भी आपका सही है। और विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है, ये भी आपका सही है। विटामिन डी के कमी से जेरोफ्लोथमिया, ये आपका गलत हो जाएगा। विटामिन डी के कमी से देखिएगा कि कौन सा बीमारी होता है, तो जैसे कि तो देखिए कि बच्चों में आपका रिक्टियस हो जाता है और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, जो हड्डी को खोखला और कमजोर बना देता है। तो इसी के लिए आपका बहुत ज़्यादा जरूरी होता है विटामिन डी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक शराब सेवन करने वाला व्यक्ति सीधे रेखा में चलने या उचित शारीरिक संतुलन बनाए रखने में संघर्ष करता है। इस लक्षण का कारण बनने के लिए शराब द्वारा मस्तिष्क का कौन सा भाग अस्थायी रूप से अवसादग्रस्त हो जाता है। तो देखिए कि कौन सा अवसादग्रस्त हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुमस्तिष्क हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में अलैंगिक जनन की निम्नलिखित में से किस विधि में निषेचन के बिना बीजों का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर आप देखिएगा कि इसे क्या बोला जाएगा। तो इसे बोला जाएगा आपका असंजनन। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डी में से अक्षीय कंकाल में ठीक कितनी हड्डियां होती हैं। तो अक्षीय कंकाल में देखिएगा कि आपका कितना हड्डी होता है, तो 80 बोन्स होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। और देखिए कि जब मनुष्य शिशु रहता है यानी बच्चा, तो 300 हड्डी होता है, लेकिन जब बड़ा होता है तो हड्डी ज्वाइंट होते होते आपका 206 हड्डी हो जाता है। सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर का स्टेपिज होता है, तो ये याद रखिएगा स्टेपिज। ये कहाँ पे मिलेगा, तो कान का एक हड्डी होता है छोटा सा, और सबसे बड़ा हड्डी आपका फीमर होता है, फीमर। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। और देखिए कि हड्डी किससे बना होता है, तो कैल्शियम से बना होता है, कैल्शियम फास्फोरस से मिलके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री भूरा शैवाल आयोडीन से असाधारण रूप से समृद्ध है और विश्व स्तर पे थायराइड से संबंधित घेंघा विकारों को रोकने और उनका इलाज करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका कौन सा आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लेमेनेरिया हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर बी सही है। और देखिए कि इसके इलाज के लिए लेमेरिया का उपयोग किया जाता है, इसमें आपका आयोडीन बहुत अच्छा मात्रा में मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है, जब ग्रेगर मेडल ने एक समयुग्मी लंबे मटर के पौधे को एक समयुग्मी बौने मटर के पौधे के साथ संकरित किया, तो F1 पीढ़ी में सभी संतानित शारीरिक रूप से लंबे थे, जबकि F2 पीढ़ी के उत्पादन के लिए F1 पौधे को स्वपरागित किया गया। तो जीन प्रारूपी अनुपात और लक्षण प्रारूपी अनुपात क्या था। तो इसका अनुपात देखिएगा कि कितना था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1:2:1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका नहीं, ये नहीं होगा, ये तो आपका गलत हो जाएगा। ये आपका जन प्रारूपी अनुपात 1:2:1 हो जाएगा और लक्षणीय प्रारूप अनुपात 3:1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरोपित प्रत्यारोपण गर्भाशय में भ्रूण का जुड़ने के बाद ठीक कौन सा अस्थायी जीवन रक्षक अंग बनता है, जो मां के खून और बढ़ते भ्रूण के बीच ऑक्सीजन और भोजन का आदान प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कथन ए और कथन बी, कथन ए में दिया गया है, सिंथेटिक डिटर्जेंट कठोर जल में साधारण साबुन तुलना में अधिक प्रभावी सफाई एजेंट है। तो इसका देखिएगा कि ये तो एकदम सही है। कारक में देखिए कि साबुन कठोर जल में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ प्रतिक्रिया करके स्कम्प
नमक घुलनशील अवक्षेप बनाते हैं, जबकि सिंथेटिक डिटर्जेंट घुलनशील कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण बनाते हैं। तो ये भी आपका कारक भी सही है और इसका सही से डिस्क्राइब भी करा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44 के बाद 45 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ दोहरी प्राकृतिक प्रदर्शन करता है जो कम सांद्रता पर एक एंटीसेप्टिक के रूप में और उच्च सांद्रता पर एक कीटाणुनाशक के रूप में कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फिनॉल हो जाएगा। तो फिनॉल का उपयोग तो आप देखे होंगे, तो ये आपके घर में तो होता ही होगा कीटाणु मारने के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अति सूक्ष्म अर्धचालकों जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किस शोधन विधि का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जोन रिफाइनिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 46 के बाद 47 नंबर क्वेश्चन है, क्षारीय माध्यम में क्लोरीन के असमानुपात प्रक्रिया पर विचार करें। और यहाँ पे एक अभिक्रिया दिया गया है, इसे आप पढ़ लीजिए। इस विशिष्ट प्रक्रिया में क्लोरीन अणु कार्य करता है। तो ये क्या कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि एक साथ ऑक्सीकरक और अपचयन एजेंट दोनों रूप में काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला के आधार पर निम्नलिखित धातुओं को उनके रासायनिक प्रतिक्रियाशीलता के सही आरोही क्रम सबसे अधिक प्रतिक्रियाशीलता से सबसे कम के तरफ ये आपका व्यवस्थित करना है। तो चलिए व्यवस्थित किया जाए। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? तो सबसे अधिक से कम बोल रहा है ना, तो सबसे अधिक इसमें पोटेशियम हो जाएगा। ये तो बहुत बार आप क्वेश्चन देखे होंगे। पोटेशियम के बाद देखिएगा कि आपका कैल्शियम आ जाएगा और कैल्शियम के बाद आपका जिंक आ जाएगा, जिंक के बाद आपका आयरन आ जाएगा, आयरन के बाद कॉपर आ जाएगा। तो 2, 5 और 3, 1, 4, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो राइट आंसर ए सही हो जाएगा। प्लास्टिक कचरे से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण ने हरित रासायनिक विज्ञान पर ध्यान केंद्रित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा पूरा तरीका से बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है? तो पूरी तरीका से देखिएगा कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा, ये बनाया गया है PHBB हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ये जरूर याद रखेगा, PHBB हो जाएगा। 49 के बाद 50 नंबर क्वेश्चन है, कथन में दिया गया है कि लोहे में जंग लगना मूल रूप से एक स्वतः स्फूर्त विद्युत रासायनिक रेडॉक्स प्रक्रिया है। तो इसका अगर देखा जाए, ये आपका एकदम सही है। रासायनिक और भौतिक प्रक्रिया में क्या अंतर होता है? तो देखिए, रासायनिक प्रक्रिया मतलब होता है कि एक बार अगर अपने फॉर्म से चेंज हो जाए तो फिर से पुनः नहीं लौट सकता है। जैसे कि हरा सब्जी है, हरा सब्जी को अगर बना दीजिएगा तो चाहिए फिर हरा सब्जी में बदल जाए, नहीं बदलेगा। वहीं पे देखिएगा कि आपका भौतिक प्रक्रिया में क्या होता है कि एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में चेंज होने के बाद पुनः वो उसी फॉर्म में लौट जाता है। जैसे पानी है, पानी को बर्फ में चेंज किए और फिर बर्फ से पानी में आपका चेंज हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा भौतिक प्रक्रिया। तो ये आपका सही है। कारक में दिया गया है, जंग लगने के दौरान लोहे की धातु कैथोड के रूप में कार्य करता है। ये आपका गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछता है कि जंग लगने के बाद भार पे क्या असर होता है? तो भार बढ़ जाता है। तो पहला सही है और दूसरा का गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए सत्य है, आर लेकिन गलत है। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कथन में दिया गया है कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन प्राकृतिक रूप में क्षारीय होता है और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ये आपका एकदम सही है। कारक में दिया गया है, सोडियम कार्बोनेट एक मजबूत अम्ल और एक कमजोर क्षार से बना नमक है जिसे पानी में धयानित जल अपघटन होता है। ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें मजबूत आपका क्षार होता है और कमजोर अम्ल होता है। तो ये तो आपका गलत है। तो देखिए कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए सत्य है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, एक पत्थर को 80 मीटर ऊंचे इमारत के शीर्ष से स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है। वायु प्रतिरोध को नजरअंदाज करते हुए पत्थर को जमीन तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? मान ले कि गुरुत्वाकर्षण का मान आपका कितना दे दिया गया है, गुरुत्वाकर्षण त्वरणीय मान जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड के मान से दिया गया है। तो इस कंडीशन में बताना है। तो इस कंडीशन में आपका कितना हो जाएगा? तो देखिए कि इसे टाइम में बदल के आसानी से निकाला जा सकता है। तो इसे काटिएगा तो कितना 8 हो जाएगा और 2 से भाग दीजिएगा 4 सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। न्यूमेरिकल है तो इसे डिटेल में समझाने के लिए बहुत समय चाहिए, एक एक पॉइंट समझाना पड़ेगा। तो इसका क्लास में देख लिया जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 52 के बाद 53 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के क्षेत्रों में उनकी फोटोन ऊर्जा के आधार पर आरोही क्रम उच्चतम से निम्न के तरफ व्यवस्थित करना है। तो आरोही क्रम मतलब क्या होता है? उच्च से नीच के तरफ। तो इसका राइट आंसर देखिएगा, इसमें आपका सबसे पहले किसका स्पेक्ट्रम ज़्यादा होगा? तो पारावैज्ञानिक, रेडियो, एक्सरे, सूक्ष्म और गामा किरण दिया है। तो सबसे ज़्यादा होता है गामा किरण का, तो प्रथम स्थान पे आपका 2 आ जाएगा। तो ये कट गया। और गामा किरण के बाद देखिएगा कि आपका कौन सा हो जाएगा? एक्स-रे किरण हो जाएगा। तो 2 के बाद 5 आएगा, ये भी कट गया। और इसके बाद पारावैज्ञानिक किरण हो जाएगा, और पारावैज्ञानिक किरण के बाद सूक्ष्म तरंग हो जाएगा, उसके बाद रेडियो तरंग होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए में सही दिया गया है, तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है बर्नौली के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का इसमें चुनाव करना है। तो पहला में दिया गया है कि हवाई जहाज के पंखे द्वारा अनुभव किए जाने वाला डायनेमिक लिफ्ट बर्नौली के प्रमेय का प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है, जहां घुमावदार शीर्ष सतह पर उच्च वायु वेग कम दाब का क्षेत्र बनाता है। ये आपका एकदम सही है। वेचूरीमीटर का एक उपकरण है जिसका प्रयोग पाइप के माध्यम से तरल के प्रवाह की दर को मापने के लिए किया जाता है, जो दबाव के अंदर को मापने के लिए एक संकुचन का उपयोग करता है। ये भी आपका सही है। बर्नौली का समीकरण मौलिक रूप से रेखीय संवेग के संरक्षण के नियम के द्रव गतिकी का अभिव्यक्ति है। ये आपका गलत हो जाएगा। 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चुंबक, देखिए विद्युत चुंबक में निम्नलिखित भौतिक राशियां क्या उसका एसआई मात्रक बताना है, एसआई इकाई बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा चुंबकीय प्रवाह, ये चुंबकीय प्रवाह किसमें मापा जाता है? तो वेबर में मापा जाता है। तो ए का आपका 3 हो जाएगा। प्रेरक तत्व, ये देखिएगा कि आपका हेनरी के द्वारा मापा जाता है। और धारिता देखिएगा कि आपका फैराडे हो जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र, ये तो आप जानते ही हैं, टेस्ला के द्वारा। तो ए का आपका 3 हो जाएगा, तो ये कट गया और ये कट गया। बी का देखिएगा कि 1 हो जाएगा, तो ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 55 के बाद 56 नंबर क्वेश्चन है। पदार्थों के चुंबकीय गुण के अध्ययन में अपने क्रांतिकी तापमान से नीचे ठंडा किया गया सुपरकंडक्टर मिश्रण प्रभाव प्रदर्शित करता है। इस अवस्था में इसकी चुंबकीय संवेदनशीलता ठीक के कितनी हो जाती है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका -1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 56 के बाद 57 नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा कथन में दिया गया है पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रह के अंदर एक अंतरिक्ष यात्री भारहीनता की गहरी स्थिति का अनुभव करता है। ये आपका देखिएगा कि एकदम सही है। उपग्रहों की उच्च कक्षीय ऊंचाई पे अंतरिक्ष यात्री पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल पूरी तरीके से शून्य होता है। पूरी तरीके से शून्य नहीं होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका लेकिन कम हो जाता है, तो ये सही है, आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा स्थानांतरण के 3 मूलभूत तरीकों का विवरण देने वाले निम्नलिखित कथनों का आकलन करें और सही कथन का इसमें चुनाव करें। तो पहला में दिया गया है चालन के लिए एक ठोस पदार्थ माध्यम की आवश्यकता होती है और इसमें गर्म सिरे से ठंडे सिरे तक गर्म करने की मैक्रोस्कोपिक भौतिक शारीरिक गति शामिल होता है। तो ये देखिएगा कि ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए कि चालन विधि के द्वारा ठोस में तो होता ही है सैद्धांतिक रूप से, लेकिन तरल में भी हो सकता है। इसमें जैसे कि मान लीजिए कि एक छत पे आधा हिस्सा में अगर पानी जो है, पानी तो तरल होता है, अगर ठंडा क्षेत्र में पड़ेगा और इधर आपका गर्म पड़ेगा, तो धीरे धीरे देखिएगा कि ये सभी पानी गर्म हो जाएगा। तो चालन विधि के द्वारा कैसे कोई वस्तु गर्म होता है? तो जैसे कोई भी वस्तु है तो छोटा छोटा कणों से मिलकर बना है, तो एक कण दूसरा का कण को उष्मा देता है, वो उसके बाद देता है, ऐसे करके देता है, तो ये पूरा गर्म हो जाता है। तो ये आपका देखिएगा कि पहला गलत हो जाएगा। दूसरा में देखेंगे कि संवहन तरल पदार्थ और गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण प्राथमिक तरीका है जो पूरी तरीका से हीटिंग के कारण द्रव घनत्व में भिन्नता के कारण उत्प्लावन अंतर से प्रेरित होता है। एकदम ये सही है।
तीसरका में देखिए कि थर्मल विकिरण में इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है और ये ऊष्मा स्थानांतरण का एकमात्र तरीका है जो पूर्व निर्वाण के माध्यम से प्रसारित होने में सक्षम है। ये आपका एकदम सही हो जाएगा। देखिए कि इसका इस्तेमाल किया जाता है हीटिंग मशीन में और खाना बनाने वाला जो ओरम होता है, ओवन बोला जाता है शायद, ओवन में होता है इसका। तो ये आप याद रखिएगा। तो 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोज मेटल किसका मिश्र धातु है? तो रोज मेटल देखिएगा कि किसका मिश्र धातु है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इसमें देखिए कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बिस्मिथ। और ये बिस्मिथ का आपका सूत्र, ये क्या बोलेंगे, सिंबल है। और ये आपका सीसा का है पीबी, और ये टीन का है। तो देखिए कि बिस्मिथ इसमें 50% होता है लगभग में, और पीबी यानी सीसा इसमें लगभग में 25 से 28% रहता है। और इसके बाद टीन इसमें देखिएगा कि आपका 22 से 25% इसमें रहता है। तो ये याद रखेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेल के विद्युत वाहक बल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और एक बार देख लीजिए, सही पूछ रहा है कि गलत। सही कथन का चुनाव करना है। तो देखिएगा, यह इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के पदार्थ पर निर्भर करता है। तो ये आपका एकदम सही है। यह इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। ये देखिए कि दूरी पर निर्भर नहीं करता है। और ये केमिकल पोटेंशियल डिफरेंट पर मतलब कि निर्भर करता है। जैसा केमिकल होगा वैसा ये काम करेगा। तो ये गलत हो जाएगा। यह मौजूदा इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पे निर्भर करता है। ये मात्रा पे निर्भर नहीं करता है, उसका डेंसिटी पे निर्भर करता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो देखिए कि 60 का एक केवल सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसमें बताना है कि कौन सा एक सही सुमेलित है। पहला में दिया गया है सतत दृष्टि सिद्धांत, थर्मल गोल्ड और हार्मन बॉडी, ये आपका एकदम सही है। बाकी महाविस्फोट सिद्धांत, ये आपका बिग बैंग थ्योरी से संबंधित है, ये सही नहीं है। ये आपका सही नहीं, ये भी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनमुख, समुद्री तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये सभी पढ़ने के बाद ये किसके कंडीशन में बैठ रहा है? तो सुंदरवन तो पश्चिम बंगाल में है, इससे ये बनेगा नहीं, ये तो मैग्रोव वन है। ये आपका मन्नार के खाड़ी बायोस्फीयर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है? तमिलनाडु के पास में है। अगला क्वेश्चन है, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू यानी भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 यानी कि 1 बज रहा है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? तो एक चीज़ समझिए, 1 डिग्री जब पृथ्वी टर्न लेता है तो वो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमता है। और आपका 15 डिग्री घूमने के लिए कितना समय लगेगा? तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूम रहा है, तो 15 डिग्री घूमने के लिए आपका 60 मिनट लगेगा। यानी कि 1 घंटा में आपका कितना होगा? 15 डिग्री घूमेगा। तो 90 डिग्री दिया गया है, तो 15 से भाग देंगे तो आसानी से निकल जाएगा। तो 6 घंटा में आपका 90 डिग्री घूमेगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए कि अगर 1 बज रहा है तो 7 बज जाएगा। तो इसमें देखिए कि आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, 7 PM हो जाएगा। 63 के बाद 64 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल के खाड़ी के मानसून पवनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। तो पहला में दिया गया है, यह म्यांमार के तट तथा दक्षिण पूर्व बांग्लादेश के कुछ भागों से टकराती है, एकदम सही है। देखिए कि म्यांमार में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है अराकान पर्वत श्रृंखला। तो अराकान से पर्वत श्रृंखला से टकरा के वहाँ पे वायुदा फिर रिटर्न भारत की तरफ आता है और मेघालय और पूर्वी राज्यों में बारिश कराता है। ये आपका सही है। दूसरा का देखिएगा कि म्यांमार के तट पर स्थित गारो पहाड़िया इस शाखा के एक बड़े हिस्से को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित कर देता है। ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? तो जो देखिएगा, एक मिनट, जो गारो पहाड़िया है, गारो खासी जयंतिया, तो ये ऐसे कीप के आकार का पर्वत श्रृंखला है जिसके कारण इसमें वायु दाब फंसता है
और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा आपका देखिएगा कि यहीं इसी के आसपास में होता है, मानिसराम में, जो मेघालय में पड़ेगा। तो ये आप याद रखिएगा, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के मानसूनी पवन के समानांतर पड़ती है, एकदम सही है। और यहाँ पे देखिए कि सबसे ज़्यादा वर्षा भी होता है आपका दिसंबर के समय में, तो ये याद रखेगा। अगला है, यह मेघालय में अराकान पर्वत के शिखर पर स्थित मानिसराम में वर्षा कराती है। वहाँ पे वर्षा नहीं कराता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 64 के बाद 65 नंबर। ISFR 2023 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष वन आच्छादन प्रतिशत के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम मतलब बढ़ने से घटने की तरफ। तो इसमें देखिएगा कि सबसे ज़्यादा अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा है, 90% के आसपास में, 90-92% के आसपास में। उसके बाद आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद मेघालय और उसके बाद मणिपुर हो जाएगा। तो 1 2 3 4 आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। वहीं पे क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो आपका मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के बाद आपका कौन सा आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 66 नंबर। रामसर स्थल दिया गया है और एक तरफ राज्य दिया गया है, ये बताना है। तो पहले रामसर स्थल के बारे में थोड़ा सा समझ लिया जाए। देखिए कि 1972 के आसपास में रामसर जो स्थल है ये ईरान में पड़ता है। यहाँ पे बैठक हुआ, और किस लिए बैठक हुआ, तो जैसे कि जहाँ पे जलाशय है, जैसे कि आपका तालाब हो गया, उसके बाद झील हो गया, तो उसके आसपास में देखिए कि जैव विविधता बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि पेड़ पौधा पक्षी जीव जंतु बहुत ज़्यादा होता है लोग। अगर ऐसा जगह किसी कारण से नष्ट हो रहा है तो उसको संरक्षित कैसे किया जाए, इस पे चर्चा हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो आपका रामसर स्थल पे हुआ था, इसीलिए इसे रामसर स्थल कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। 1981 में भारत इसमें शामिल हुआ। उसके बाद से देखिए कि भारत में 100 रामसर स्थल अभी तक घोषित किया जा चुका है, तो ये याद रखेगा। हर साल आप देखिएगा कि 2 फरवरी को रामसर दिवस मनाते हैं लोग, तो ये भी याद रखेगा। अब चलिए मिलान किया जाए। तो पहला में दिया गया है छाड़ी ढाई, ये कहाँ पे है छाड़ी ढाई, तो ये आपका एक मिनट 66, देखिए छाड़ी ढाई कहाँ पे है, तो ये आपका देखिए कि गुजरात में होगा। जो गुजरात का कच्छ का रण है, तो उसी के आसपास के क्षेत्र को बोला जाता है। और गोकुल जलाशय देखिएगा कि ये कहाँ पे है, तो गोकुल जलाशय ये आपका हो जाएगा बिहार में। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। खींचन वेटलैंड साइट ये कहाँ पे है, खींचन वेटलैंड साइट, तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान में। और खोचोपली आंध्र भूमि कहाँ पे है, तो ये आपका सिक्किम में है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। और बिहार में देखिए कि नागी नक्टी जो है ये आपका जमुई में पड़ेगा, तो ये भी आपको याद रखना है। उदयपुर भी जलाशय जो है ये भी आपका पश्चिम चंपारण में है, बिहार में। तो बिहार का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो ज़रूर ये बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कथन में दिया गया है कि कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में बाबा बुदान पर्वत क्षेत्र लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ये आपका एकदम सही है। लौह अयस्क के साथ साथ ये आपका चाय के खेती के लिए भी प्रसिद्ध है, तो ये याद रखेगा। यह धारवाल सेल संरचना पाई जाती है यहाँ, ये भी सही है। तो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसका सही से डिस्क्राइब भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, लेटराइट मृदा का निर्माण किन परिस्थितियों में होता है, तो इसका देखिएगा कि किस परिस्थिति में होता है। तो उच्च तापमान होगा और भारी वर्षा होगा, तो वहाँ का जो ह्यूमस रहता है उसमें बह जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। लेटराइट मृदा देखिएगा तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ये याद रखेगा। काली मृदा सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाएगा, तो ये आपका दक्षिण भारत में आपका गुजरात हो जाएगा, और साथ में आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। और जलोढ़ मृदा देखिए कि आपका उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और भारत के क्षेत्रफल में 44% पे जलोढ़ मृदा आपका ये फैला हुआ है। जलोढ़ मृदा का निर्माण किससे होता है, तो बाढ़ के कारण, जो नदी होता है तो नदी के कारण होता है, तो ये याद रखिएगा। और काली मृदा में देखिए कि ये किस लिए फेमस है, तो इसे स्वतः जुताई वाला भी भूमि बोला जाता है। और ये ईख की खेती के साथ साथ देखिएगा कि यहाँ पे कपास की खेती सबसे ज़्यादा होता है। तो कपास उत्पादन में देखिए कि गुजरात प्रथम स्थान पे है, और प्रति हेक्टेयर ईख के उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे है, तो ये दोनों आप याद रखेगा। और देखिए कि लेटराइट मृदा में आपका ज़्यादातर
ये काजू वजू का ये खेती ज़्यादा होता है। तो 68 के बाद अगला क्वेश्चन है 69 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का इसमें चुनाव करना है। पहला में दिया गया है यह 4 झीलों के समूह से बना है, ये आपका गलत हो जाएगा। 5 झीलों के समूह से बना है, तो पहला गलत हो गया। मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के प्राकृतिक सीमा पे है, ये आपका एकदम गलत है। पांचों झील में से एकमात्र झील है मिशिगन झील, जो सिर्फ यूएसए के पार्ट में पड़ता है। लेक सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये गलत हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और ये आपका यूएसए और कनाडा दोनों में पड़ता है, तो तीनों का तीनों गलत है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। और देखिए कि जो 5 झील है इसमें बहुत सारा नदी आके मिलता है और ये पंजा आकार का चित्र बनाता है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है बंदर आबास किस देश के प्रमुख बंदरगाह या शहर है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ईरान का है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे परिदृश्य का वर्णन करता है जिसमें किसी राज्य का राज्यपाल संवैधानिक विवेकाधिकार का प्रयोग करता है, न कि पारिस्थितिकी विवेकाधिकार का? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका हो जाएगा किसी विवादित राज्य विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित करना, इसका सही डिफिनेशन बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन विधेयक के बारे में इनमें से कौन सा सही है? तो इसका अगर सही देखा जाए तो कौन सा सही हो जाएगा? यदि दोनों सदनों में असहमति हो तो संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है इसमें, तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2026 के ऐतिहासिक फैसले, इसमें कौन सा फैसला है? तो हरीश राणा बनाम भारत संघ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पैसिव यूथेनेसिया निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के दायरे का विस्तार किया है। इस फैसले के द्वारा निम्नलिखित में से किसे कानूनी रूप से स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, चिकित्सा सहायता से दिए जाने वाले पोषण और जल योजन को कानूनी रूप से वापस लिया जा सकता है क्योंकि यह एक प्रकार का चिकित्सीय उपचार माना जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और हरीश राणा बनाम भारत संघ, ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस न्यायालय के पास लोक अदालत का निर्णय के विरुद्ध अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा किस न्यायालय के पास होता है? तो ये होता है निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। लोक अदालत क्या होता है? तो देखिए कि गांव और उसके आसपास में बिना किसी कानूनी कार्रवाई के उसका सफलतापूर्वक निपटारा करने के लिए ये किया जाता है, लेकिन ये किसी पे बाधित नहीं किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत स्थापित ग्राम न्यायालयों के क्षेत्राधिकार पर विचार करें और निम्नलिखित में से कौन सा कानूनी रूप से सही है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वे सिविल और आपराधिक दोनों क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें 2 वर्षों तक के कारावास से दंडनीय अपराधों का विचार करना भी शामिल है, तो ये आप याद रखेगा ग्रामीण न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर। सूचना का अधिकार अधिनियम 2019 के अनुसार केंद्रीय स्तर पर मुख्य सूचना आयुक्त CIC का कार्यकाल है, तो इसका कार्यकाल का अगर बात किया जाए तो ये आपका हो जाएगा ऐसी अवधि के लिए जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है भारत में समान नागरिक संहिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिया गया है भारत के 21वें विधि आयोग ने लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए समान नागरिक संहिता को तत्काल और पूरे देश में लागू करने का सिफारिश किया है, ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका देखिए कि अच्छा एक बार और देख लिया जाए, ये दूसरा का हाल ही में उत्तराखंड के बाद गुजरात ऐसा दूसरा भारतीय राज्य बन गया है जिसने सफलतापूर्वक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया है, ये आपका एकदम सही है। देखिए कि पहला आपका उत्तराखंड था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह टिप्पणी किया है कि NCERT की पाठ्य पुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का उल्लेख करना आपराधिक अवमानना के दायरे में आ सकता है,
भारतीय कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपराधिक अवमानना का सटीक वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपराधिक अवमानना से तात्पर्य है ऐसी सामग्री जिसे प्रकाशन से है जो किसी न्यायालय की प्रतिष्ठा को धूमिल करता है या करती है अथवा उसके प्राधिकरण को कम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाल ही में बनी फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियम अथॉरिटी के संदर्भ में भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। तो इसमें देखिएगा कि दिया गया है यह नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान करता है, एकदम सही है। नागा पारंपरिक कानूनों और जमीनों के मालिकाना हक से जुड़ा संसद का कोई भी कानून नागालैंड पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि नागालैंड की विधानसभा किसी प्रस्ताव के जरिए ऐसे तय न करे। ये आपका सही है। देखिए कि एनएफटीए की स्थापना एक समान प्रशासनिक सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 301, ये तो यहीं पे गलत हो गया, समान नहीं होगा, विशेष प्रशासनिक सुनिश्चित करने के लिए हो जाएगा, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा ने हाल ही में अनुदानों की अनपूर्ति मांगों के माध्यम से आर्थिक स्थिरीकरण कोष के गठन को मंजूरी दी है। संविधान के अनुच्छेद 115 के अनुसार ऐसे अनुपूरक अनुदानों की प्रतिक्रिया अधिशेष क्या है? तो इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा इन्हें संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए और वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले पारित किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किफ़ायत देखिए कि किफ़ायत और विरोधाभास बताता है कि क्या बताता है? तो ये बताता है अगर हर कोई ज़्यादा बचत करने की कोशिश करे तो अर्थव्यवस्था में कुल बचत असल में कम हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आर्थिक समितियों का उनके मुख्य फोकस क्षेत्र से सही मिलान करना है, तो चलिए मिलान किया जाए। सुखमय चक्रवर्ती समिति ये आपका मौद्रिक प्रणाली के कामकाज से समीक्षा से संबंधित है, तो ए का आपका 4th हो जाएगा। के एन राजन समिति ये आपका अप्रत्यक्ष कराधान सुधार है, तो ये आपका बी का 1 हो जाएगा। गुईपोरिया समिति ये आपका देखिएगा कि बैंकों में ग्राहक सेवा से ये संबंधित है और एल के झा समिति ये कृषि आय पे ये संबंधित है, तो डी का आपका बी हो जाएगा। तो एक का देखिएगा 4, तो ये कट गया, ये कट गया और बी का 1 हो जाएगा, तो ये भी अच्छा ये तो है, ये भी कट जाएगा, तो देखिए कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला ऑप्शन में दिया गया है 26 अगस्त 2025 को मंजूर किया गया यह नियम 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगा, एकदम सही है। इसमें किसी भी निवेशक के 100 एकड़ जमीन ₹1 प्रति एकड़ की दर से देने की योजना शुरू की गई है। तो देखिए कि किसी निवेशक को 100 एकड़ जमीन ₹1 प्रति एकड़ की दर से देने की योजना ये शुरू किया गया है, तो 1 और 2 सही है। इसमें 14 साल की अवधि में 300% तक SGST, ये 300% तक नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा, तो 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार की मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। पहला में दिया गया है, अच्छा ये तो स्टेटमेंट दिया गया है, इस योजना के तहत 3 से 12 महीने की लचीली अवधि के लिए व्यवस्थित इंटर्नशिप और वित्तीय सहायता दी जाएगी, तो ये आप याद रखेगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला समर्पित डिजिटल कृषि निर्देशालय किस राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बिहार राज्य सरकार, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय के अनुसार मछली उत्पादन में भारत की विश्व में रैंकिंग क्या है? तो देखिए कि इसका राइट आंसर आपका सेकेंड हो जाएगा, दूसरा स्थान पे है, पहले स्थान पे आपका चीन हो जाएगा, तो ये याद रखेगा। चाय उत्पादन में देखिए कि भारत दूसरे स्थान पे है, प्रथम स्थान पे कौन है? तो चीन है। चावल उत्पादन में ये आपका ताज़ा डाटा है जो कि भारत चीन को पीछे छोड़ के प्रथम स्थान पे आ गया है, तो ये आप जरूर याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है किस संगठन ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स जारी किया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा
किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और किसके जगह पे? तो योजना आयोग की जगह पे। एक ये थिंकटैंक के रूप में काम करता है, तो ये याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में खाद्य सुरक्षा और पोषण रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा संगठन इसका संयुक्त प्रकाशक नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विश्व सॉरी इसमें आपका संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद, ये आपका इसमें शामिल नहीं है। बाकी इसमें खाद्य और कृषि संगठन, जो कि आपका रोम में इसका हेडक्वार्टर है, ये है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ये भी है, और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ये भी है। ये आपका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, IMF की रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के बारे में नीचे दिए गए बयानों पर विचार करना है और सही उत्तर का इसमें चुनाव करना है। पहला में दिया गया है, IMF ने 2025-26 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.6% कर दिया है, एकदम सही है। 2025 में ग्लोबल रियल GDP ग्रोथ के धीमे होकर 1.1 रहने का अनुमान है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए कि पहला सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। और थोड़ा सा इसके बारे में देख, तो IMF का स्थापना कब हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन अगर पूछे तो इसका स्थापना वर्ल्ड बैंक के साथ 1946 में किया गया था, तो ये याद रखेगा। और देखिए कि ये आपका 1.5 नहीं होगा, ये 3.2% हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है, बिहार में मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है, इसका मकसद सभी ग्राम पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण करना है, एकदम सही है। इसके प्रबंधन की जिम्मेवारी जीविका स्वयं सहायता समूहों को सौंपा गया है, ये भी सही है। राज्य सरकार ने 4000 करोड़ से ज़्यादा का बजट मंजूर किया है, ये भी सही है। तो तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है, मीर कासिम द्वारा स्थानीय व्यापारियों पर से कर समाप्त करने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था अंग्रेजों के दस्तक विशेषाधिकार के दुरुपयोग का मुकाबला करना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला में दिया गया है, अच्छा सब कथन चुना है, ये याद रखेगा। जोन 1 में औसत वर्षा जोन से अधिक 3 से ज़्यादा होता है, एकदम सही है। जोन 2 में औसत वर्षा जोन 1 से कम होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। जोन 2 जो आप देखिए है, थोड़ा सा बिहार का अगर हम मैप यहाँ पे बनाने का कोशिश करें तो ये आपका मान लीजिए कि बिहार का मैप है। और देखिए कि जोन जो 2 है, ये आपका किशनगंज, इसके आसपास में अररिया, ये सब आपका भागलपुर हो जाएगा, कटिहार हो जाएगा। तो इधर देखिए कि वर्षा सबसे ज़्यादा होता है, जो कि जोन 2 में पड़ता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जोन 3 में दलहन एवं चना जैसी फसलों का अधिक महत्व है, ये आपका सही हो जाएगा। तो 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। चलिए 92 के बाद 93 नंबर क्वेश्चन है, पटना हत्याकांड के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह घटना 1763 में हुई थी, ये आपका एकदम सही है। इसमें एलिस सहित 47 ब्रिटिश कर्मियों की हत्या हुई थी, ये भी आपका सही है। इसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था, ये आपका गलत हो जाएगा। ये घटना मीर कासिम के आदेश पे हुआ था, ये आपका एकदम सही है। तो देखिए कि ये सही है, सी आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 93 के बाद 94 नंबर क्वेश्चन, 1770 के भीषण अकाल के संदर्भ में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो इसका देखिए कि आपका मुजफ्फरपुर जो है इसमें प्रभावित नहीं है, बाकी ये सभी प्रभावित था, पटना, दरभंगा, पूर्णिया। 95 नंबर क्वेश्चन है, गोलघर के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है, इसका निर्माण 1784 में कराया गया, एकदम सही है। 1784 में शुरू होता है और 1786 में 20 फरवरी तक ये समाप्त हो जाता है। इसका निर्माण ब्रिटिश इंजीनियर जॉन सॉर ने कराया था, ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका देखिए कि जॉन गास्टिन के द्वारा इसका कराया गया था, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत है और ये भी गलत है, तो दोनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोह को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के सहायता से सही उत्तर का इसमें चुनाव करना है। तो देखिए कि हो विद्रोह कब हुआ था?
तो थोड़ा सा हम इसका डेट लिख देते हैं। हो विद्रोह देखिएगा कि आपका कब हुआ था, तो ये 1820 और 21 के बीच में हुआ था। तिलक माझी विद्रोह ये कब हुआ था, तो ये देखिए तिलक माझी विद्रोह भागलपुर में हुआ था और 1778 से 85 के बीच में हुआ था, तो ये याद रखेगा। चोरो विद्रोह या चेरो विद्रोह देखिएगा कि ये आपका 1800 ईस्वी से शुरू हुआ और 1802 ईस्वी तक चला। ताना भगत विद्रोह देखिएगा कि ये कब शुरू हुआ था, तो ये 1913 से 14 के बीच में चला। तो अब मिलान कीजिएगा तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, तो सबसे पहले आपका तिलक माझी विद्रोह आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद आपका चेरो विद्रोह आ जाएगा, तो 2 और 3। उसके बाद आपका 1 आ जाएगा, तो 2 और 3, 1 और 4। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है वहाबी आंदोलन के दमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का इसमें चुनाव करना है। पहला में दिया गया है 1863 में पटना अभियान चलाया गया, एकदम सही है। 1865 में, अच्छा इसमें कौन सही नहीं है, ये आपका वहाबी आंदोलन उस समय नहीं चला था। वहाबी आंदोलन तो बहुत बाद में चलता है और महात्मा गांधी इसमें पार्टिसिपेट किए थे, तो ये 1920 के आसपास में चलता है, तो ये गलत हो जाएगा। 1865 में अम्बाला अभियान चलाया गया था, तो देखिए कि ये भी आपका गलत हो जाएगा। 1865 में नहीं चलाया गया था। आंदोलन के नेताओं को कारावास और मृत्युदंड दोनों दिए गए, ये सही है। तो देखिए 1 और 2 गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा पाटलिपुत्र के संबंध में की गई भविष्यवाणी में निम्नलिखित में से किस कारण को इसके विनाश हेतु उत्तरदायी नहीं बताया गया है, तो इसका कारण हो जाएगा आपका विदेशी आक्रमण, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आंतरिक कलह बुद्ध के द्वारा बताया गया था, अग्निकांड ये भी बताया गया था और बाढ़ ये तीनों बताया गया था, विदेशी आक्रमण नहीं बताया गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। शेरशाह सूरी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो शेरशाह के बारे में पहले थोड़ा सा देख लिया जाए। देखिए कि शेरशाह बिहार का शासक रहता है और इसका शेर खान नाम रखा जाता है। देखिए कि ग्रैंड रोड जो है इसके द्वारा निर्माण कराया गया था। अभी वर्तमान में रुपया जो भारत सरकार द्वारा चलता है उसका भी पहली बार यही प्रचलित में लाया था। रुपया, दिनार और आपका दाम, ये 3 चीज लेके आया था। दाम जो था ये आपका किसके लिए था, तो ये आपका तांबा का बना हुआ था और रुपया जो था चांदी का 16 ग्रेन में बना हुआ था और असरफी एक हुआ करता था जो धनिक व्यक्तियों के लिए था। तो ये सब लेके आता है और बाजार व्यवस्था में भी सुधार करता है, तो ये सब याद रखेगा। अब पहला ऑप्शन देखिए, शेर खान ने विवाह संबंधों के माध्यम से चुनाव क्षेत्र पर अपना अधिकार किया, एकदम सही है। सूरजगढ़ के युद्ध में शेर खान ने बंगाल के शासक महमूद शाह के सेनापति इब्राहिम खां को पराजित किया था, ये भी सही है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साहित्यकार और उसका जन्म स्थान बताना है, तो इसमें देखिएगा कि आपका कौन सा सही सुमिलित है ये बताना है। तो पहला दिया गया है लक्ष्मी नारायण सुधांशु, ये पूर्णिया के थे, एकदम सही है। राजकमल चौधरी सहरसा, ये भी सही है। मैनेजर पांडे गोपालगंज, ये भी सही है। और उदय राज सिंह ये आरा के, ये गलत हो जाएगा, तो तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चेरो वंश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें आपका गलत चुनना है। पहला में दिया गया चेरो वंश का उदय पाल वंश के पतन के पश्चात हुआ, एकदम सही है। भगवंत राय चेरो वंश का संस्थापक है, ये भी आपका सही है। चेरो वंश की स्थापना 11वीं शताब्दी में हुआ था, ये आपका देखिए कि गलत हो जाएगा। चेरो वंश की स्थापना आपका 1658 के आसपास में होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। हालांकि एक बार 9वीं शताब्दी के आसपास में भी होता है, पुनः आपका 16वीं शताब्दी में होता है, तो ये आपका गलत है। मुगलों के प्रभाव से इस वंश के धीरे धीरे पतन हो गया, ये आपका सही है। तो देखिएगा कि इसमें राइट आंसर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुर्शीद कुली खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। इसमें आपका कौन कौन सही कथन है ये बताना है। 1717 से लेकर 1727 तक बंगाल और उड़ीसा का सूबेदार ये था, और देखिए कि इसके शासनकाल में बिहार स्वतंत्र सूबेदार बना। इसके बाद सुजाउद्दौला बंगाल का नवाब बनता है।
तो इसमें देखिए कि आपका पहला तो ये सही हो जाएगा, 1717 से 1727 तक ये शासन रहता है। और देखिए 1727 में इसका मृत्यु होने के बाद इसका दामाद जो शुजाउद्दीन खान जो रहता है, ये बंगाल का नवाब बनता है। तो ये आपका दोनों सही है। देखिए कि बिहार स्वतंत्र नहीं था और ये बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही ये भी था, तो ये गलत हो जाएगा। 1 और 3 सही है, तो 2 आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर। बिहार के क्षेत्रीय लोक नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चुनाव करना है। इतरी बितरी अंग क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है। तो देखिए कि इतरी बिन्नी अंग क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य एकदम सही है। बंगलो दक्षिण बिहार का प्रमुख लोक नृत्य है, ये भी सही है। गोडिन नृत्य में सामाजिक जीवन का हास्यपूर्ण चित्रण है, ये भी सही है। तो आपका डी सही हो जाएगा, तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, नूनिया विद्रोह के पीछे आर्थिक असंतोष का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिचौलियों द्वारा सोना व्यापार में मुनाफा हड़प लेना। ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, नूनिया विद्रोह सोरा से संबंधित है। और देखिए कि सोरा सबसे ज़्यादा उस समय सारण डिस्ट्रिक्ट के आसपास में हो रहा था। आज भी सारण डिस्ट्रिक्ट में सोरा उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि बिहार के मेले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है कि हरिहर क्षेत्र मेला गंडक नदी के तट पे सोनपुर में आयोजित होता है। इसका प्रारंभ कार्तिक पूर्णिमा से होता है, एकदम सही है। देखिए कि इसे हरिहर क्षेत्र का मेला के नाम से भी जाना जाता है। गंडक और गंगा नदी के संगम पे होता है, जो कि छपरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। सौराष्ट्र मेले का आयोजन मिथिलांचल क्षेत्र में होता है, जहां पारंपरिक रूप से विवाह हेतु वर चयन की प्रक्रिया संपन्न होती है, ये भी आपका सही है। वैशाली मेला, यहाँ पे देखिए कि वर अपना चयन करता है लोग। वैशाली मेला एक जानकी मेला, दोनों का आयोजन चैत्र मास में किया जाता है, एकदम सही है। मालामाल मेले का आयोजन मलमास मेले का आयोजन राजगीर में होता है, जहाँ श्रद्धालु गर्म जलाशय में स्नान करते हैं, ये भी सही है, चारों सही है। तो ऑप्शन नंबर देखिए कि आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 106 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिए कि पहला ऑप्शन में दिया गया है, कर्नल अलकॉट और एनी बेसेंट 1894 में बिहार का दौरा किए थे, एकदम सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बिहार में शाखाएं भागलपुर, गया, आरा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर एवं मोतिहारी में संगठित हुई, ये भी सही है। पुण्यतु नारायण सिंह थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के लगभग 1 दशक तक महासचिव थे, ये भी सही है, तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें नाट्य दिया गया है या नाटक दिया गया है और इसमें उसका विशेषता बताना है और कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। तो देखिए कि पहला में दिया गया है झिझिया, छिदयुक्त घोड़े में दीप जलाकर महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है, ये आपका एकदम सही है। डोमकच कार्तिक मास में भाई बहन संबंध नाटक है, ये आपका गलत हो जाएगा। डोमकच जो होता है बिहार में, देखिए कि जब विवाह होता है तो लड़का विवाह करने के लिए जाता है लड़की के घर, तो उस समय लड़के के जो घर वाले होते हैं तो उस समय सब महिलाएं पुरुष बन के ये नाच गाना करता है लोग, उसी को डोमकच बोला जाता है। जट जटनी, ये वैवाहिक जीवन का नाट्यात्मक प्रदर्शन है, ये आपका सही है। विदेशिया भिखारी ठाकुर द्वारा रचित नाट्य रूप है, ये भी सही है। 1, 3, 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 108 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस समूह को हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग 20वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थ के प्रमुख बिहारवासी साहित्यकारों के रूप में सही पहचाना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामावतार शर्मा, चंद्रशेखर शास्त्री और काशी प्रसाद जायसवाल और रामलोचन शर्मा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव करना है। मरूफगंज और मसूरगंज मोहल्लों का नामकरण 2 सूफी संतों से संबंधित माना जाता है, एकदम सही है। नगला क्षेत्र को अजात शत्रुकालीन पाटली ग्राम का संभावित स्थल माना जाता है, ये भी सही है। मुगल काल में चुंगी वसूल का प्रमुख केंद्र धवलपुर था, ये भी सही है, तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऐतिहासिक स्थल है और संबंधित व्यक्ति या विशेषता है, तो इसमें देखिए कि बताना है। पहला में दिया गया है आपका धवलपुर शेरशाह द्वारा निर्मित मस्जिद, एकदम सही है। बेगमपुर, ये आपका
हैबतगंज का मकबरा ये भी सही है। चिमनी घाट, चिहल स्तुतित महल ये भी सही है। चौक क्षेत्र, सैफ खां का फारसी मदरसा ये भी सही है। चारों सही है तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन विनियम अधिनियम 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है, इस अधिनियम के तहत भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण का गठन किया गया है, एकदम सही है। इसका एक उद्देश्य गेमिंग के माध्यम से होने वाली नई मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है, ये भी सही है। यह अधिनियम के तहत प्रत्येक खिलाड़ी का प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा, ये भी आपका सही है। तो 1 2 3 आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 112 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है, सार्थक पंचायत पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका अगर मुख्य उद्देश्य देखा जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य है पंचायतों के स्वयं के राजस्व ढांचे को मजबूत करना, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने एक न्यायिक अवसंरचना सलाह समिति का गठन की घोषणा किया है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं जस्टिस न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने और सत्य कथन का चुनाव करना है। तो इसमें देखिएगा, पश्चिम बंगाल में 294 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें लगातार 3 विधानसभा कार्यकाल से सत्तारूढ़ अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, ये सही है। तमिलनाडु में तमिल सेठी वाइकम टीवीएसके ने 108 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किए हैं, पूर्ण बहुमत से पीछे रह गए हैं, तो ये गलत हो जाएगा। केरल में वामपंथी सरकार की हार के साथ ऐसी पहली बार हुआ है जब देश में कहीं भी वामपंथी पार्टी केंद्रीय राज की सत्ता में नहीं है, ये आपका सही है। 1 और 3 तो 2 आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है, हाल ही में खबरों में रहा मचकुंड जलाशय परियोजना कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा में है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पीएम अजय पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो ये आपका देखिएगा कि सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम पहल के अंतर्गत पूर्ण रूप से साक्षर होने वाले सिक्किम के स्थान कितना है? तो देखिए कि सिक्किम आपका 5वां राज्य बना है, तो ये आप याद रखिएगा। पहला राज्य आपका मिजोरम बना था, तो ये भी आपको याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर असत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें देखिएगा कि पहला में दिया गया है, इसे यूएन की संस्था रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर द्वारा किया जाता है। ये देखिए कि ये रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर यूएन की संस्था नहीं है, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। भारत की वैश्विक रैंकिंग 2025 की रिपोर्ट में तुलनात्मक रूप से गिरावट आया है, एकदम सही है। अब 100 आपका 58 पे शायद पहुंच गया है। भारत अत्यंत गंभीर क्षेत्र में आता है, तो ये भी आपका सही है। भारत की वैश्विक रैंकिंग चीन से बेहतर है, ये आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं में मासिक धर्म स्वच्छता के संबंध में NFSS 6 के आंकड़े दर्शाता है कि 15 से 24 वर्ष की युवतियों में स्वच्छता तरीकों का उपयोग 77.6% से बढ़ के 79.2% हो गया है। सरकार की कौन सी योजना कार्यक्रम सीधे तौर पर इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर रही है? तो इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये तो आपका नहीं होगा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। भारतीय प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना हो जाएगा, तो 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 कहाँ पे दिया गया? सी में दिया गया, तो राइट आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, समृद्ध यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर असत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें असत्य कथन बताना है, तो देखिए कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा समृद्ध यात्रा के संबंध में। इस यात्रा का दूसरा चरण दरभंगा जिले से 27 जनवरी 2026 से शुरू हुआ था, ये आपका असत्य हो जाएगा। बाकी देखिए कि समृद्ध यात्रा का प्रारंभ तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पश्चिम चंपारण से 16 जनवरी 2026 को किए थे। यह तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 16वीं राज्यवार है, ये सही है, ये सही है। इससे पहले चरण में उन्होंने 9 जिलों की यात्रा की थी, ये भी सही है, तो ये तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा इंद्रपुरी जलाशय मुख्य रूप से किस नदी से बना है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सोन रिवर से बना है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अगले 5 वर्षों में बिहार की अर्थव्यवस्था में सेमीकंडक्टर क्षेत्र का योगदान बढ़कर कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका 5% करने का लक्ष्य है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्ति सैयद अता हसैन बिहार के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। तो ये देखिए कि कितने नंबर के ये नियुक्त हुए हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 43 से, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? तो ये आपका बनाया जाएगा कहाँ पे? तो पुनपुन में बनाया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एआई आधारित देश का पहला साइबर कॉल सेंटर किस राज्य में खोला जाएगा? तो ये आपका खोला जाएगा बिहार में। बिहार दो एट ऑफ रेट विजन 2047 कन्वेंशन के तीसरे संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका आयोजन देखिए कि भागलपुर में किया गया है। एक मिनट। बिहार एट ऑफ रेट 2047 विजन कन्वेंशन के तीसरे संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो भागलपुर में किया गया था, लेकिन यहाँ पे दिया गया है राज्य से बाहर, तो ऑप्शन नंबर आपका बेंगलोर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में चलाए जा रहे ऑपरेशन नया सवेरा का संबंध किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव तस्करी और बाल श्रम के खिलाफ, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। देखिए कि इसके तहत 243 व्यक्तियों को मुक्त कराया गया था और बहुत सारे बच्चे को भी इसमें मुक्त कराया गया है। आर्कटिक सिटी मिशन किसने प्रारंभ किया? तो ये मिशन प्रारंभ किया गया है नाटो के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। प्रोजेक्ट वर्ल्ड किस देश ने प्रारंभ किया है? तो ये प्रारंभ किया गया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। यूएसए के द्वारा ये शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पावर गैप इंडेक्स के अनुसार भारत अपनी पूरी रणनीतिक क्षमता से कम स्तर पर कार्य कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सिंपल रजिस्टर यानी SRS स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2023 में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत और बिहार के महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय संकेतों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और इसका सही उत्तर का चुनाव करना है। तो पहला में देखिएगा, भारत की राष्ट्रीय कुल प्रजनन दर सफलतापूर्वक 2.1 के प्रति स्थापित स्तर से नीचे गिरकर 1.9 हो गया है, ये आपका एकदम सही है। बिहार भारत के सभी राज्यों में सबसे अधिक कुल प्रजनन दर दर्ज करता है जो कि 2.8 है, ये भी आपका सही है। जन पंजीकरण संकेतों के मामले में बिहार ने बड़े राज्यों में सबसे अधिक क्रूड बर्थ रेट आपका 25.8 दर्ज किया है, ये भी आपका सही है। तो 1, 2, 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 131 के बाद 132 नंबर। लेप्स 2025 पहल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा, यह लॉजिस्टिक क्षेत्र में निजी कंपनी MSME और स्टार्टअप के लिए एक पुरस्कार और मान्यता कार्यक्रम है, ये आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अप्रैल 2026 में लद्दाख के उपराज्यपाल द्वारा मंजूर अंतिम आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाए गए हैं, इनमें से कौन सा जिला हाल ही में बनाए गए जिलों में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कारगिल शामिल नहीं है, बाकी देखिएगा कि चांगथांग, साम और द्रास ये शामिल है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। मई 2026 में अमेरिकी सेना ने बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण स्टेज ऑफ हार्मुज के गुजरने वाले कमर्शियल जहाज़ों को हथियारों से लैस नौसैनिक सुरक्षा देने के लिए एक समुद्री सुरक्षा मिशन शुरू किया। इस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है प्रोजेक्ट फ्रीडम, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, तो ये देखिएगा कि आपका 3-4 ही क्वेश्चन ऐसा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन है, इधर मिलान करना है मौजूदा मुख्यमंत्री और उनके संबंधित राज्य या केंद्र शासित, तो इधर मुख्यमंत्री और इधर उनका राज्य दिया गया है, तो चलिए मिलान किया जाए। पहला में दिया गया शुभेंदु अधिकारी, ये आपका पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, और सी जोसेफ विजय ये तमिलनाडु के, हेमंत बिस्वा शर्मा असम के हैं, और एम नरसिम्हा वसाय ये आपका पांडुचेरी के हैं। तो इसका राइट आंसर देखिए कि आपका ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सितंबर 2025 में जारी वर्ल्ड ट्रेड
रिपोर्ट 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का इसमें चुनाव करना है। तो पहला में दिया गया है कि यह रिपोर्ट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा औपचारिक रूप से जारी किए जाने वाली एक सालाना मुख्य रिपोर्ट है, एकदम सही है। 2025 के संस्करण मुख्य विषय सभी के लिए लाभ के लिए व्यापार और एआई को एक साथ काम में लाना, जिसमें यह पता लगाया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैश्विक समावेशी विकास को कैसे प्रभावित करता है, ये आपका सही हो जाएगा। रिपोर्ट के दीर्घकालीन अनुमान मॉडल के अनुसार यदि डिजिटल अंतर को सफलतापूर्वक पार दिया जाए तो एआई 2040 तक वैश्विक व्यापार को 34 से 37% और वैश्विक जीडीपी को 12 से 13% बढ़ सकता है। तीनों सही है तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन एजेंसी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम तथा डैश है, यानी कि इसमें फिल करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा नीति आयोग। इसके अंतर्गत नीति आयोग भी काम कर रहा है तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसरो के ईएसओ और N1 मिशन के तीसरे चरण विसंगति उत्पन्न हुई और ये ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान की कौन सी उड़ान थी, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका 74वां उड़ान था तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने एम्पेंडा पेंडा प्रभाव को समझने के लिए सुपर कंप्यूटर आधारित पहली सिमुलेशन विकसित की है। एम्पेंडा और पेम्बा प्रभाव क्या है, तो ये प्रभाव देखिएगा कि इसके अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों में गर्म पदार्थ ठंडे पदार्थ की तुलना में तीव्र गति से जम जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 बिहार का स्थान कितना है, तो बिहार का स्थान देखिएगा कि कितने नंबर पे है, तो 15वें नंबर पे है। महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे था तो ये आप याद रखेगा। और देखिए कि ये 7वां एडिशन है और ये बिहार में हुआ है तो ये भी आपको याद रखना है। और बिहार कितना मेडल जीता था, तो 36 मेडल जीता था, जिसमें आप देखिए कि 7 गोल्ड 11 कांस्य और बाकी 18 ब्रॉन्ज जीता गया था, तो ये याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी खास कोड में अर्थ बराबर ये मतलब कि इतना बराबर इतना दिया जा रहा है, वर्ल्ड का इतना दिया जा रहा है, तो उसी कुट भाषा में इंडिया का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा कि आपका तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देखिए कि ई का मतलब क्या होता है 5, और यहाँ पे सेकेंड नंबर पे आपका एफ दिया गया है तो 1 बढ़ाया है, और यहाँ पे देखिए कि आपका बी का ए है तो यहाँ पे बी हो गया है, 1 यहाँ पे बढ़ाया, तो उसी प्रकार अगर देखा जाए और एस है यहाँ पे तो आर ये आपका 1 घटाया है, फिर आई और उसके बाद एल दिया गया है, फिर यू आपका ये हो जाएगा। तो अगर इस प्रकार घटाएंगे तो ए आई दिया गया है तो आई के बाद क्या आता है, जे आता है, तो जे आपका आ जाएगा और एन के पहले ओ आएगा तो ओ हो जाएगा, तो ओ और जे, ओ जे आपका 1 में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा कि आपका एक आकृति दिया गया है और पूछा जा रहा है कितनी महिला या तो स्नातक है या कार्यशील है, लेकिन दोनों नहीं है, तो इसमें तो बहुत आसान है, ये आप फिगर देख के आसानी से बता सकते हैं। इसमें आपका देखिए कि आपका त्रिभुज स्नातक और वर्ग जो है ये कार्यरत और ये वृत्त आपका महिलाएं दिया गया है, तो इसमें आपका देखिएगा कि कौन सा हो जाएगा, कितनी महिलाएं या तो स्नातक है या कार्यरत हैं लेकिन दोनों नहीं है, तो ये आपका कितनी महिलाएं स्नातक है, इसमें देखिए कि वृत्त में और स्नातक आपका त्रिभुज दिया गया है, तो 12 आपका हो जाएगा, 15 हो जाएगा और 13 और 9 हो जाएगा, तो ये सभी जोड़िएगा तो आपका 39 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 गणितीय चिन्ह को आपस में बदलना होगा, तो देखिए कि आपका प्लस और भाग और गुना आपस में बदल दीजिएगा तो राइट आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। इसमें लुप्त संख्या के स्थान पे क्या आएगा, तो ये आप देखिएगा
कि लुप्त संख्या के स्थान पे 5 आ जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, याद नहीं रखना, ये आप बना लीजिए। निम्न में से कौन सा कैलेंडर 2023 के कैलेंडर जैसा ही होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर 2014 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। रीजनिंग है तो ये सब आपको बनाना है। ये आपका देखिए कि डायग्राम वाला आ गया, दिशा वाला, तो ये आप बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 47 का 50 मीटर हो जाएगा। 50 मीटर, हाँ 50 मीटर हो जाएगा, जो कि इसमें कोई नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। नहीं, ए में दिया गया है तो ये सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिया गया व्यवस्थित, इसका राइट आंसर है 48 का। हम आंसर बता देते हैं, रीजनिंग तो इजी होता है, बना ही लीजिएगा। इसका आंसर दिया गया है ए, और 149 नंबर का आंसर दिया गया है डी दिया गया है इसका। और अंतिम का 50 नंबर क्वेश्चन का दिया गया है आपका सी दिया गया है। तो इस प्रकार देखिएगा, यहाँ पे आपका समाप्त हो रहा है। रीजनिंग नहीं बना है, रीजनिंग आप पे छोड़ दिए हैं, आप बना लीजिएगा। तो इसे समाप्त कर दिया जाए। इसके बाद देखिएगा कि आपका दृष्टि आईएएस का 2 घंटा के बाद उसका टेस्ट अपलोड किया जाएगा। 3 घंटा के बाद, 2-3 घंटा में फुल लेंथ टेस्ट होगा उसका, तो वो भी देखिएगा इसे देखने के बाद। तो इसे समाप्त कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।